नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे मूक सीरीज़ न्यूट्रिशन एंड फीडिंग पोषण एवं आहार में। अभी मॉड्यूल 7 का विशेष पोषण आवश्यकताओं में हमारा जो आज लेक्चर है, लेक्चर नंबर 34, जिसमें हम आपको बताएंगे विभिन्न जीवन चरणों के लिए जो पोषण में हमने अभी जो पहले बात की थी बचपन और किशोरावस्था की। आज के लेक्चर में हम एडल्टहुड और एल्डरली जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करें। मैं डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, डीडीयू कौशल केंद्र, आरजीएससी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आज आपसे जो भी एडल्टहुड और एल्डरली स्टेजेस में जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करूंगी। ये जो आपकी स्टेज है, अगर हम इसकी बात करें तो जो भी वयस्क हैं उनको हम 20 ईयर ऑफ एज के अबव जो भी हैं उनको हम एडल्ट या वयस्क की कैटेगरी में रखते हैं। कई बार हम 18 से ऊपर या जब हमारा एडोलेसेंट स्टेज जब खत्म होता है उसके बाद से भी हम अर्ली एडल्टहुड को कंसीडर कर सकते हैं। द पीरियड ऑफ एडल्टहुड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। पहला है आपका यंग एडल्ट एंड दूसरा है आपका ओल्ड एडल्ट। मतलब जो भी आप कह सकते हो कि जो आपके 20 से 40 ईयर्स के एज में है उनको आप यंग एडल्ट बोल सकते हो, और 40 से अबव जो 60 उनको आप ओल्ड एडल्ट बोल सकते हो, और 60 अबव में जब जाते हैं तो उनको हम एल्डर ग्रुप्स में या ओल्ड एज में रख सकते हैं। तो अर्ली एडल्टहुड जो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाती है, क्योंकि आपकी जितनी भी ग्रोथ होनी होती है वो आपका एडोलेसेंट स्टेज में अच्छे से हो जाती है, और जब तक आप 20 ईयर्स ऑफ एज में आते हो मैक्सिमली जो भी आपका ग्रोथ है, हाइट है, वो सब मेकअप हो जाता है। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो आपके खान पान पे निर्भर करता है कि आपका वेट आप कितना गेन करोगे, बट हाइट एक सर्टेन टाइम तक ही बढ़ती है और उसके बाद वो वहीं पे रुक जाती है। उसके बाद जैसे कि अगर हम बात करें तो जो आपका एज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आपका जो मेटाबॉलिक रेट है, जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो धीरे धीरे स्लोज डाउन हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके जो एडल्ट्स हैं वो थोड़ा कैलोरी का इंटेक कम करें। अगर वो कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं तो इट शुड बी डिपेंड ऑन देयर फिजिकल एक्टिविटी कि वो कितना काम कर रहे हैं। तो काम के अकॉर्डिंग ही आपको कैलोरी का इंटेक करना है, और साथ के साथ हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जितना हमारा डेवलपमेंट होना था वो अब हो चुका है। अब हमारा जो रेगुलेशन ऑफ द बॉडी है, या कह सकते हो जो सही से कार्य करने की क्षमता है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कि अभी क्या है कि जो हमारे एज या सेक्स की बात करें या एक्टिविटी लेवल की बात करें, तो आपके जो भी इन तीनों ही फैक्टर का, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो कारक हैं उनका इफेक्ट पड़ता है आपके न्यूट्रिशनल नीड पर, चाहे आप एडल्टहुड में हो, चाहे आप एल्डरली हो, चाहे आप अर्ली एडल्टहुड में हो। अब हम जैसे कि अगर हम बात करें कि हम कैसे पहचानें कि एक एडल्ट वुमेन का क्या क्राइटेरिया होगा या एडल्ट मेन का क्या क्राइटेरिया होगा, तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन दी हुई है जिसमें लिखा है कि रेफरेंस मैन, मतलब जो एक आइडियल मैन का या मेल का होना चाहिए, वो एट द एज ग्रुप ऑफ 20 to 39 ईयर्स का अगर है तो उसका 60 किलोग्राम वेट होना चाहिए। और अगर यदि हम विमेन की बात करें तो विमेन्स में 20 to 39 ईयर्स की अगर कोई एडल्ट वुमेन है तो उसका जो नॉर्मल एक वेट होना चाहिए वो 50 केजी का होना चाहिए, तो उसको हम एज अ रेफरेंस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा या कम है तो हम उसको बोलते हैं कि अंडर वेट है, या उससे ज़्यादा है तो हम उसको बोलते हैं कि ओवर वेट है। तो ये एक आइडियल कंडीशन आपकी है। उसके अलावा कि हमें क्यों ज़रूरत है कि हम एडल्ट्स के लिए न्यूट्रिशनल जो डिमांड है या जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में जानें। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जैसे ही हमारा कॉलेज लाइफ शुरू होता है, कॉलेज लाइफ जब आप एडल्ट एज में जाते हो तो आपका कॉलेज लाइफ शुरू होता है। उसके बाद आपको प्रेशर होता है कि आपके पास सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं कि आप वर्क पे जाइए, काम करिए, तो और स्टडी को कंप्लीट करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करती हैं। तो क्या होता है कि वयस्कों में जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो उनको घर से दूर जाना होगा, अब काम करना होगा, स्टडी करनी होगी, तो जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं उससे उनकी जीवन शैली में बहुत ही बदलाव आता है, जिसकी वजह से जो उनकी न्यूट्रिशनल डिमांड है वो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस अब वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्या है कि जो भी अगर आप अनहेल्दी डाइट लोगे या लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो वो क्या करेगा आपके लिए, जो ग्लोबल जो आपकी बहुत सारी डिजीजेस चल रही हैं जैसे ओबेसिटी है या कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस है या आजकल डायबिटीज़ की अगर हम बात करें, तो वो सबका प्रिवेलेंस आपके लिए बढ़ जाएगा जब आप लेट एडल्टहुड स्टेज में जाओगे। इसीलिए क्या होता है कि ये बोला जाता है कि अर्ली एडल्टहुड में हमें फिजिकली एक्टिव रहने की ज़रूरत है और ऐसे न्यूट्रिएंट लेने की ज़रूरत है कि जो हमारा बाकी का जीवन है
है वो सुख से बीत सके हेल्दी शरीर के साथ। तो बेसिकली अगर हम न्यूट्रिशनल नीड की बात करें तो जो हमारा एज, बॉडी साइज़ और एक्टिविटी लेवल है वो रेफरेंस इंडिविजुअल का डिफाइन किया गया है। ये आपका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आपका आईसीएमआर ने दिया हुआ है, जिसमें कि सीडेंट्री वर्कर को कितना एनर्जी या अलग अलग न्यूट्रिएंट कितने लेने चाहिए, मॉडरेट वर्कर को कितना लेना चाहिए अगर वो मेल है, और हैवी वर्कर के लिए तो मेल और फीमेल के लिए एक रेफरेंस लेवल मान के, एक क्राइटेरिया मान के स्केलिंग कर दी गई है, और इतना रिक्वायरमेंट आपको अकॉर्डिंग टू आरडीए आपको चाहिए होता है, जो कि टेबल में आपके लिए इंगित है। अब हम हेल्दी एडल्ट की बात करें तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जैसे वाटर का मैं बार बार ये बोलती हूँ कि हम किसी भी लाइफ स्पैन के किसी भी स्टेज में हैं, प्रॉपर हाइड्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो लगभग 70% उसमें वाटर ही है, हर एक सेल को वाटर चाहिए। तो आप कितना भी न्यूट्रिएंट ले लो और आप डेफिसिट इन वाटर होगा तो डिहाइड्रेशन विल बी द मेजर कॉज, और ये समटाइम कई बार डेडली भी हो जाता है। तो वाटर का जो एक प्रॉपर इनटेक है वो हर एक एज में, हर एक कंडीशन में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली अगर हम डेली रिकमेंडेड अलाउंसेस की बात करें इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो मेल्स एंड फीमेल्स के लिए ये 26 से लेकर 28,000 और 22,000 से लेकर 2200 किलो कैलोरी पर डे है मेल और फीमेल के लिए। उसके अलावा जो हमारा जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत है। अलग अलग जो भी हमारे एडल्ट्स हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, तो बेसिकली जब हम एक बार बढ़ना बंद कर देते हैं और जब हम एडल्ट बन जाते हैं उस समय पे हमें जो हमारा न्यूट्रिशनल पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, मतलब उसको बैलेंस करने की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू कोई कुछ भी हमने खा लिया या कुछ भी हमने ले लिया और कोई भी फूड हम खा रहे हैं बट हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो इस सब चीज़ों को हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है और यहाँ पे हमें मोर बैलेंस होने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हमें ये पहचानना होगा कि हम पहले कैरेक्टरिस्टिक पहचाने कि हर एक इंडिविजुअल का, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को पहचाने, जिसमें कि आता है कि आपका आयु क्या है, आप यंग हो या ओल्ड हो, या आप मेल हो फीमेल हो, आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है, आप मॉडरेट वर्कर हो, सेडेंट्री वर्कर हो या फिर आप हैवी वर्कर हो, आपका इनकम क्या है, मतलब एक इनकम भी एक सोर्स है आपके फूड और न्यूट्रिशन को परचेज करने के लिए। तो बेसिकली अगर लो इनकम ग्रुप है, हाई इनकम ग्रुप है या मिडिल इनकम ग्रुप है, दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द न्यूट्रिशनल लेवल इन योर बॉडी। उसके अलावा आप किस रीजन से बिलोंग करते हो, क्योंकि हर एक रीजन में अलग अलग अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होती है। तो जैसे कि अगर आप साउथ में चले जाइए तो वहाँ पे आपको राइस कंजम्पशन ज़्यादा मिलेगा, या बंगाल में आपको राइस कंजम्पशन ज़्यादा मिलेगा, तो आप कार्बोहाइड्रेट ना चाहते हुए भी आप कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हो। तो बेसिकली रीजन वाइज भी आपका जो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट है वो वेरी करता है। उसके अलावा हमें क्या करना होगा, जो हमारी अलग अलग न्यूट्रिशनल नीड है उसको एनालाइज करें। फिर हम क्या करें, जो हमारे फूड ग्रुप्स हैं, जो हमारे आईसीएमआर ने 5 फूड ग्रुप्स दिए हैं, उसमें से हम आइडेंटिफाई करें कि कौन से वाली एज में किस फूड ग्रुप का कंजम्पशन हमें ज़्यादा करना चाहिए। उसके बाद जो हमारी भोजन को जो नंबर ऑफ मील्स है, कि हम किसी भी फूड को कितनी बार खा रहे हैं, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे मान लीजिए आप राइस खा रहे हो तो सुबह दोपहर शाम कितनी बार खा रहे हो, या आप रोटी खा रहे हो तो सुबह दोपहर शाम कितनी बार खा रहे हो, फैट का इंटेक कर रहे हो तो कितनी बार कर रहे हो, या आप स्नैक फूड खा रहे हो तो कितनी बार खा रहे हो, सुबह भी खा रहे हो शाम में भी खा रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी पे पड़ेगा। उसके अलावा क्या है कि जो हमारा मेन्यू प्लानिंग है, मतलब हम डेली का जो हमारा डाइट है, जैसे हम दिन में दाल चावल सब्जी रोटी खा रहे हैं, शाम में सिर्फ हम रोटी सब्जी खा रहे हैं, तो जो हमारा शाम में जैसे बोला जाता है कि 7 बजे या 8 बजे तक आप अपना डिनर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को थोड़ा जगह दीजिए, शाम के टाइम थोड़ा कम खाइए, दोपहर में आपका थोड़ा डाइट फुल होना चाहिए, ब्रेकफास्ट आपका हैवी होना चाहिए। तो बेसिकली जो हैवी है, हैवी का मतलब है कि उसमें आप इंग्रेडिएंट क्या रख रहे हैं, इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट का अपना एक न्यूट्रिएंट है। तो ब्रेकफास्ट में आपको जैसे स्प्राउट खाने चाहिए, ब्रेड आप होल ब्रेड खा सकते हो, मिल्क पी सकते हो, ठीक है, जूस पी सकते हो। तो ये क्या करेगा, आपको एक एनर्जी डेंस फूड है, तो सुबह के टाइम आपने अगर ले लिया है अच्छे से फूड, तो दिन भर कार्य करने के लिए आपको एनर्जी और जो भी आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, वो जो नीड है वो कंप्लीट होती रहेगी। उसके अलावा क्या है, जो आपका कॉम्पोजिशन ऑफ द डे डाइट है, मतलब हर एक न्यूट्रिएंट का बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि हम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ चावल ही खा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या इंटेक कर रहे हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें हर एक न्यूट्रिएंट की एक लिमिटेड अमाउंट में ज़रूरत है। तो हमें हर एक न्यूट्रिएंट को अपने हर एक डाइट में, जैसे सुबह हम क्या खा रहे हैं, दोपहर में क्या खा रहे हैं या शाम में क्या खा रहे हैं, उसमें उन सारे का प्रपोर्शन जो है बैलेंस होना चाहिए, हर एक मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का।
उसके अलावा हम अगर आरडीए रिकमेंडेशन की बात करें तो हैवी वर्कर को एनर्जी की ज़्यादा नीड होती है एज़ कम्पेयर टू मॉडरेट और सेडेंट्री वर्कर। एक वुमेन को एनर्जी और प्रोटीन की कम ज़रूरत होती है क्योंकि उनका बॉडी कॉम्पोजिशन या हाइट वेट जो रेशियो है वो मेंस के कंपेयर में कम होता है, तो उन्हें थोड़ा कम ज़रूरत होती है। विमेंस आर रिक्वायर मोर आयरन एज़ कम्पेयर टू मैन बिकॉज कि उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं जिसमें लॉसेज ऑफ ब्लड होता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इस तरह से जब हम ओल्डर एडल्ट में जाते हैं तो उनका क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी डाउन हो जाती है तो उसकी वजह से हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है। बट जो हमारे यंगर एडल्ट्स होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत काम करना है, फिजिकली एक्टिव वो अपने काम की वजह से रहते हैं, स्टडी करना है, भागना है, दौड़ना है, तो वहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वो कैलोरी इनटेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा की एस्पेक्ट है एडल्ट न्यूट्रिशन के रिलेशन में कि हम ऐसे ऐसे कौन से पॉइंट हैं कि हम अपने जो एडल्ट्स हैं उनको एक बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें, तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट किया है। जैसे पहला है आपका कैलोरी बैलेंस, मतलब कि आपको एनर्जी की जितनी ज़रूरत है आप उतना ही कैलोरी इनटेक करिए। ये नहीं कि आप बैठ के, जैसे हमारा जो कार्य है पढ़ाने का है तो हम बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा फिजिकली हम मूव नहीं करें। कार्य की परिभाषा ही यही है कि जब डिस्प्लेसमेंट होगा या आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करोगे तभी आप कार्य की श्रेणी में आ रहे हो। तो जब आप इस तरह के कार्य में हो जहाँ पे आपको बैठ के काम करना है तो आपका कैलोरी इनटेक थोड़ा कम होना चाहिए, अन्यथा क्या होगा कि फिर आप धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा और आप ओबेसिटी के शिकार हो जाओगे। उसके अलावा क्या है कि आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब ये है कि जो हमारे मेजर जो आपके न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इनका भी एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि आप 40 से 65% का टोटल कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर सकते हो फॉर द कैलोरी पर्पस। प्रोटीन का इंटेक 10 से लेके 35% होना चाहिए आपके डाइट में प्रोपोर्शन में। उसके अलावा फैट जो है वो 20 से लेके 35%, और इसमें भी हमारा जो सैचुरेटेड और जो ट्रांस फैट है इसको हमें जो हमारे संतृप्त जो वसा हैं उसको हमें दूर करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं उनमें क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होने की वो ईजिली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जबकि हमारे जो सैचुरेटेड फैट है वो ड्यूरिंग डाइजेशन वो ज़्यादा टाइम लेते हैं ब्रेक डाउन होने के लिए। तो हम ऐसे फैट्स का कंज्यूम करें जिसमें कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उनका कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो। और इसके सोर्सेज जो हैं वो जैसे आपके फ्रूट्स एंड नट्स हैं, और आपका जो फिश है, फिश में भी जो आपको फैट मिलती है उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट ज़्यादा होता है। उसके अलावा क्या है माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे आपके मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, वो आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिल सकते हैं, होल ग्रेन से मिल सकता है, स्प्राउटेड ग्रेन से मिल सकता है, जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ से मिल सकता है। तो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी जो इंटेक है वो अपने प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ बॉडी और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट का बैलेंस करने की ज़रूरत है। उसके अलावा हाइड्रेशन, आप प्लेंटी ऑफ वाटर कंज्यूम करिए, दैट इज़ वाइटल फॉर अ ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट। उसके अलावा आता है आपका फिजिकल एक्टिविटी, आपको रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी वेरी मच इसेंशियल टू मेंटेन द हेल्दी वेट, मैनेजिंग द क्रॉनिक डिजीजेज एंड इम्प्रूविंग द ओवरऑल हेल्थ। उसके अलावा आता है कि हमारी जो इंडिविजुअल जो आवश्यकताएं हैं वो भी हमारे जैसे जो हमारी कुछ शरीर की जो कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे मान लीजिए हमको बचपन से ही एलर्जी है, या हम कुछ जेनेटिक डिजीज़ के शिकार हैं, या हमारे कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशन है जैसे हमारी बचपन से ही आँख कमज़ोर है, तो हमें उस हिसाब से भी अपने कुछ इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशनल नीड होती हैं, तो उसको भी हमें जानने की ज़रूरत है। हमें पहले खुद को पहचानना है कि हमारी क्या अलग अलग हमारे बॉडी कॉम्पोजिशन या हमारी जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से हमारी क्या न्यूट्रिशनल नीड है, उसको भी हम बैलेंस कर सकते हैं बाय बैलेंसिंग ऑल द इनटेक ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब हम यंग और ओल्डर एडल्ट को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो जो की कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो आपके यंग एडल्ट हैं वो एक सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन है, जहाँ पे कि आप अपनी एजुकेशन को फिनिश करके वर्क फोर्स के लिए आप इस्टेब्लिश हो जाते हो और अपना कैरियर बनाने के लिए आप एबल हो जाते हो। वहाँ पे आपके रिलेशनशिप और जो आपके जो फैमिली प्लानिंग है वहाँ पे आपका स्टार्ट होता है। उसके अलावा आपके कुछ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होते हैं, यहाँ पे आप ज़्यादा स्टेबल अपने आप को फील करते हो, अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करते हो, इंडिपेंडेंसी आपकी आ जाती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से भी आपको लगती है। दूसरा, आप अपनी जो हेल्थ और वेल बीइंग है वो आपके मेंटल और जो आपकी लाइफ स्टाइल है उस पर भी डिपेंड करता है।
उसके बाद हम उस बात करें जैसे ओल्डर एडल्ट की, तो जो भी हमारी जो 65 के बाद जो एज है वो ओल्डर एडल्ट में आती है। जो हमारे जो ओल्डर एडल्ट है लगभग 50 टू 60 एज में, लेकिन जब 60 के बियॉन्ड जाते हैं तो हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या डिजीज़ कंडीशन हो ही जाती है आफ्टर 60s। तो बेसिकली ये जो एक फ़ेज़ होता है, अगर हम बात करें तो ये रिटायरमेंट फ़ेज़ होता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा-सा साइकोलॉजिकल भी एक कुछ प्रॉब्लम आती है, मेंटल थोड़ा-सा आपको लगता है आइसोलेशन टाइप का लगता है। और दूसरा क्या होता है कि कभी-कभी आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो कॉग्निशन, जो आपका पहचानने की जो क्षमता है या दिमाग का जो कार्य करने की क्षमता है, वो भी धीरे-धीरे कम होने लगती है, याददाश्त कम होने लगती है। उसके अलावा जो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, वो भी, जैसे बच्चे दूर पढ़ने चले गए, आप अकेले घर पे हो, तो आपका जैसे मोटिवेशन टू लाइफ़ है वो भी धीरे-धीरे थोड़ा कम होने लगता है। तो इसलिए जो आपके ओल्डर एडल्ट हैं उनको थोड़ा-सा, जैसे बच्चों में बहुत टेक केयर की ज़रूरत होती है, उसी तरह से ओल्डर एडल्ट की भी जो न्यूट्रिशनल नीड है, दो कि उन्हें कम चाहिए न्यूट्रिएंट, बट उन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशन धीरे-धीरे पुअर होने लगती है। तो बेसिकली जो आपके यंग और ओल्डर एडल्ट हैं उनका डिफरेंट लाइफ प्रायोरिटीज़ होती हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं और डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। ओल्डर एडल्ट आपके एक्सपीरियंस होते हैं और यंगर एडल्ट आपके नए चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम एल्डर जो आपके बुजुर्ग हैं उनका जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम जो है न्यूट्रिशनल जो इनटेक में, वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है रिडक्शन ऑफ डाइट। वो धीरे धीरे खाना कम खाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनका धीरे धीरे बीएमआर कम हो जाता है, एज बढ़ने के साथ फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। जब आप काम कम करोगे, चलोगे फिरोगे कम, तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे भूख भी कम लगती है। और दूसरा क्या होता है कि जो एक सोशल आइसोलेशन की जो प्रॉब्लम है वो बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा होता है। वो धीरे धीरे उन्हें लगता है कि वो अकेले पड़ गए हैं, वो सोशली एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, वो नए लोगों के साथ मैचअप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है, ये भी आपके आहार सेवन में बाधा डालती है। उसके अलावा जैसे बुजुर्गों में जो समस्याएं हैं, जो फिजिकल इलनेसेस हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है या सीवीडी है, या फिर जो आपका रीनल डिजीज़ेज़ हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, इस तरह की जो अगर डिज़ीज़ अगर यदि उन्हें कुछ हो गई, तो उसके वजह से भी उसका उनके आहार का सेवन भी कम हो जाता है। दवाओं का इंटेक होने की वजह से मुँह का स्वाद खराब होना, और ये सारी चीज़ें भी उनका जो खाना पकाने का जो उत्साह है या खाने का उत्साह है, उसको कम कर देता है। उसके अलावा जो हमारे जो सोशल जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि लोनलीनेस, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और स्ट्रेस जो है डेली लाइफ का, है ना, और जो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट, क्योंकि अब आप रिटायर हो गए, आपको लिमिटेड सैलरी मिल रही है, तो दैट विल बी हैविंग सम मेंटल स्ट्रेस टू द एल्डरली पर्सन। तो ये सारी चीज़ें भी उनके जो खाने की जो फ्रीक्वेंसी होती है, या जो उनका न्यूट्रिशन के प्रति या जो आहार सेवन के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता होती है, उसको धीरे धीरे कम करता है। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है, कि हम न्यूट्रिशनली जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। तो बेसिकली इट इज़ रिकमेंडेड दैट एनर्जी रिक्वायरमेंट टू बी रिड्यूस्ड बाई 11% इन मेंस एंड 10% इन विमेंस। दूसरा क्या है कि जो हमारा लीन बॉडी मास प्रोटीन है, उसका जो टर्नओवर है या जो प्रोटीन सिंथेसिस है, वो धीरे धीरे एज के साथ ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में प्रोटीन का इंटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका प्रोटीन क्या होता है कि एक टाइम के बाद जो डेवलपमेंट होना है वो अब हो चुका है, धीरे धीरे अकोमुलेशन होने लगता है, जिसकी वजह से गांठों में दर्द या आर्थराइटिस की समस्या, ये सारी चीज़ें, या जो आपके यूरिन है उसमें क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें आपके समस्या बढ़ जाती है, ठीक है। उसके अलावा है आपका जो फूड एंड न्यूट्रिशनल बोर्ड है, उसने रिकमेंड किया है कि डेली प्रोटीन इंटेक शुड बी 0.8 ग्राम पर केजी पर डे ऑफ प्रोटीन फॉर एल्डरली इज रिकमेंडेड, and this requirement increases when the elderly is admitted to the hospital, especially if they undergone to any surgery। जब वो सर्जरी या किसी हॉस्पिटल में एडमिट है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये जो हमने आरडीए का जो रिकमेंडेशन दिया, इससे थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। बट प्रोटीन शुड बी इन अ सिंपलर फॉर्म। ऑल द न्यूट्रिएंट गिवन टू द एल्डरली पीपल विल बी इन सिंपलर फॉर्म विथ मोर एंड मोर इंटेक ऑफ फाइबर्स। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो कि प्रोटीन इंटेक जो है वो 10 से 35% होना चाहिए डेली एनर्जी इंटेक का। उसके अलावा जो फैट और ऑयल का जो इंटेक है वो सेम ही है जैसा कि यंग में होता है, जबकि अगर कोई क्रॉनिक जैसे बीमारी जो फैट से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है या हाइपरटेंशन है या स्ट्रोक की समस्या है, तो इन कंडीशन को छोड़ के आप जैसा एडल्ट का जितना रिकमेंडेड है आरडीए के अकॉर्डिंग, उतना ही आप
फैट एंड ऑयल्स एल्डरली पीपल को दे सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा कैल्शियम का जो है, कैल्शियम का नीड बढ़ जाता है क्योंकि धीरे धीरे जो आपका जब आप एज बढ़ती है तो जो बोन डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और जो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है वो बुजुर्गों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि उन्हें 0.8 से लेके 1 ग्राम पर डे कैल्शियम देना चाहिए। उसके अलावा क्या है कि जो लो विटामिन डी लेवल है अगर उनमें है तो वो और भी, क्योंकि आपका जो विटामिन डी है और जो कैल्शियम है इनका आपस में एक को रिलेशन है, दोनों ही ज़रूरी हैं बोन की सिंथेसिस के या बोन को या जो आपका जो हड्डियां हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए दोनों ही ज़रूरी हैं। तो बेसिकली जो आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या कैंसर है या प्रॉपर कॉग्निटिव फंक्शन है उन सब के लिए हमें विटामिन डी का भी बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे फूड हैं जो कि फोर्टिफाइड हैं विटामिन डी से, जैसे आपका एग योक है, कॉड लिवर ऑयल है या फैट फिश है, फैटी फिश लाइक जो सैल्मन फिश है, उन सब से जो डिराइव जो आपकी फ़ैट है वो आप बुजुर्गों को दे सकते हैं। उसके अलावा जो आयरन रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कम होती है यंग एडल्ट की कंपेयर में एल्डर पीपल में, क्योंकि जैसे अगर फीमेल की बात करें तो उन्हें मेनोपॉज हो चुका होता है तो ब्लड लॉस इतना होता नहीं है, तो उतना ज़रूरत नहीं है उन्हें, जबकि एडल्ट एज में हमें आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। दूसरा जो अनीमिया है, अनीमिया भी आपके एल्डर पीपल्स को हो जाता है, जैसे कि जो भी अनीमिया एल्डर पीपल को होती है वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड होती है। तो बेसिकली क्या करना है कि यहाँ पे भी आयरन का एक प्रॉपर इंटेक बुजुर्गों को देना चाहिए। उसके अलावा है आपका विटामिन ए, उसके लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैं, जो कैरेट्स हैं, जो भी आपके कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं जो आपको लाल दिख रहे हैं, हरे दिख रहे हैं, पीले दिख रहे हैं, उन सब में एक ग्रुप ऑफ पिगमेंट होता है कैरेटिनॉइड। उसमें क्या है कि वो जो है वो कैरोटीनॉइड वो प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए है, तो जिसकी वजह से आपका विटामिन ए का सिंथेसिस बहुत अच्छा होता है। तो जो भी आपको कलर्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल दिख रहे हैं वो आपको ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि उसमें आपके फाइबर्स भी ज़्यादा होते हैं और वो भी अच्छा है बुजुर्गों के लिए। उसके अलावा जो हमारा विटामिन B12 डेफिशिएंसी है जो कि एसोसिएटेड है डिप्रेशन से, साइकोसिस से, सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ द कॉर्ड से, डिमेंशिया जो भूलने की बीमारी है, या जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस या जो आपकी स्किन जो खराब होने लगती है, उन सब के लिए हमें विटामिन B12 चाहिए जिसको साइनोकोबालामिन बोलते हैं। और ये आपका ज़्यादातर एनिमल सोर्सेज से मिलता है, हमें फूड सोर्सेज से थोड़ा कम मिलता है। और इसका जो सबसे अच्छा सोर्स है, आप देखते होंगे कि स्पाइरुलिना का सप्लीमेंट वगैरह दिया जाता है, तो स्पाइरुलिना इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12 या जो सिंगल सेल प्रोटीन होती है उनमें भी आपका विटामिन B12 का अच्छा खासा कंपोजिशन होता है। उसके अलावा जो फॉलिक एसिड है वो भी हमें ज़रूरी है डीएनए सिंथेसिस के लिए और अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए। जब इसकी जो डिफिशियंसी है वो बुजुर्गों में एनीमिया और डायरिया जो कंडीशन है, जैसे खाना खाएंगे और तुरंत उनका पेट खराब हो जाएगा, तो इस तरह की जो कंडीशन है उसको बहुत इनिशिएट करता है। तो फॉलिक एसिड क्या करता है कि जो आपका स्टूल है उसको बांध के रखता है और बहुत ज़्यादा डायरियल कंडीशन को प्रिवेंट करता है। उसके अलावा जो बुजुर्गों के लिए जो प्रमुख पोषक तत्व हैं जो नीडेड हैं, जो उन्हें कंज्यूम करना चाहिए, वो है प्रोटीन दैट इज़ नीडेड फॉर द मेंटेनिंग द मसल मास और स्ट्रेंथ, और स्पेशली इंपॉर्टेंट एज अ मसल मास नेचुरली विच डिक्रीजेज विद द एज। जैसे कैसे आपकी एज बढ़ती है, आपका जो मसल मास है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, तो थोड़ा प्रोटीन आपको चाहिए होता है। उसके अलावा जो फाइबर है, फाइबर जो है वो हेल्प करता है आपका वेट मैनेजमेंट में और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। उसके अलावा जो हार्ट डिजीज़ हैं, जो भी आपके फैट से रिलेटेड डिजीजेज हैं, उनको क्लीन आउट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो आपके जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, जब आप फैट निकाल दोगे तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस नहीं होगी और उसकी वजह से जो CVD वगैरह है उनके जो प्रिवेलेंसेज हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके अलावा विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने पहले बताया, कैल्शियम ज़रूरी है, विटामिन B12 और साथ के साथ पानी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पूरे समग्र स्वास्थ्य के लिए आपको डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए वाटर का इंटेक ओल्डर एडल्ट में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा ऐसे कौन कौन से जो कारण हैं जो बुजुर्गों में जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उसको इंक्रीज करते हैं ड्यू टू लेसर इंटेक ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, वो है जैसे आपका होम लाइफ है, सडनली लिविंग अलोन, और दे आर हैविंग सम जो उनको प्रॉब्लम हो जाती है आर्थराइटिस वगैरह की, तो घूमने फिरने में जो तकलीफ होती है तो उसकी वजह से उन्हें घर में बैठना पड़ता है, तो वो भी उनके लिए एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो उन्हें स्ट्रेस देता है, एक मेंटल स्ट्रेस देता है। उसके अलावा जो उनका स्वास्थ्य है
वो अपने लिए बना नहीं सकते, कोई दूसरा जो बनाता है उन्हें पसंद नहीं आता है। उसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख ना लगना, ये बहुत कॉमन समस्या है। उसके अलावा जैसे अगर उन्हें कोई बीमारी दवा वगैरह खा रहे हैं तो उनके मुँह का स्वाद थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो वो भी ड्राइनेस फ़ील करते हैं या उन्हें भूख नहीं लगती है। उसके अलावा जो आय का सोर्स है वो भी धीरे-धीरे कम होने लगता है, तो वो भी एक कारण है। उसके अलावा जो स्मेल है या जो टेस्ट है वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। उसके अलावा पुअर डाइजेशन या जो आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो भी आपके एल्डरली पीपल्स को ज़्यादा होती है। और उसके अलावा जो बीमारी की स्थिति है वो भी उनमें जो फूड का सही से जो ग्रहण है या जो न्यूट्रिशनल इंटेक है उसको जो है हैम्पर करता है। अगर हम प्रिंसिपल डाइट की बात करें तो आपका जो बुजुर्गों के लिए जो डाइट होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए बट न्यूट्रिशनल या न्यूट्रिएंट रिच होनी चाहिए। जैसे आप साबुत अनाज ला सकते हो, जो छोटी-छोटी मतलब थोड़े-थोड़े खाना दीजिए, उनको कई बार दीजिए। जैसे हम छोटे बच्चे को थोड़ा-थोड़ा खाना देते हैं या कई बार फीड कराते हैं, वैसे ही बुजुर्गों को भी एक साथ खाना नहीं दें, उनको कई बार थोड़ा-थोड़ा खाना देना चाहिए। और मोर एंड मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को इंटेक करना चाहिए। उन्हें थोड़ा टहलने, घूमने और योगा करने के लिए और या फिज़िकली एक्टिव रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए, जो कि भूख बढ़ाने में उनको मदद करती है। उसके अलावा पानी पीने के लिए भी उन्हें प्रेरित करना चाहिए। उसके अलावा जो आपके जो कैलोरीड फूड हैं, जो फ्राइड आइटम्स हैं या सोडा बेस्ड अल्कोहल है या आपके जो मेजरली जो शुगर बेस्ड जैसे कैंडी है, चॉकलेट्स है, इन सब का कंजम्पशन थोड़ा उन्हें कम करना चाहिए। उन्हें थोड़ा-सा लो शुगर और लो सॉल्ट वाले फूड खाने चाहिए। फास्टिंग जो पी होती है उसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो उससे क्या होता है स्टार्वेशन हो जाता है और डिहाइड्रेटेड वो फील करते हैं, क्योंकि बॉडी उतना सपोर्ट करती नहीं, इसलिए फास्टिंग वगैरह को अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तले भुने जो भोजन हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए। उसके अलावा जो डाइटरी रिकमेंडेशन फॉर जो पीपल हैं एल्डरली पीपल, वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियाँ, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन, डेयरी, ये सारे प्रोडक्ट डालने चाहिए। लिमिटेड सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट तो हर एक फेज़ में हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा जो सोडियम का इंटेक है वो एल्डरली पीपल को थोड़ा-सा कम करना चाहिए। ये ब्लड जो प्रेशर है जो आपका हाई ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। वाटर का इंटेक होना चाहिए। उसके अलावा जो हमारे कई सारे जैसे उनको कुछ कंडीशन है या डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके विटामिन डी, B12 या कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन अलग से लेना चाहिए। जो भी आपका मील है वो उन्हें फ्रीक्वेंट और स्मॉल प्रोपोर्शन में देना चाहिए। उसके अलावा जो हमारे टेक्सचर्ड फूड हैं जो उनको थोड़े से अच्छे लगें वैसे फूड और जो उनको सैलो करने में दिक्कत ना हो, जैसे मैश्ड प्रोडक्ट हो, कुछ आपका ऐसा हो कि ईज़ी सैलोइंग हो जाए, अच्छे से वो निगल पाएँ, ऐसे फूड आइटम्स को उन्हें देना चाहिए। ये जो आपका है ये मैंने आपको रेफरेंसेस कुछ दे दिए हैं। ये जितना भी मैंने कंटेंट इकट्ठा किया है ये कुछ सोर्सेज़ आपको दे दिए, आप वहाँ से जाके डिटेल में ये जो एल्डरली पीपल के लिए जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट में हम आपको आगे की जो स्टेजेज़ हैं उनके बारे में जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो बताएँगे। धन्यवाद।